आज हम बात करेंगे अमेरिका के अंदर बढ़ती उस बेचैनी की जो अब सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्हाइट हाउस की सुरक्षा, मिडिल ईस्ट की कूटनीति, इजराइल की रणनीति और मुस्लिम देशों की राजनीति तक पहुंच चुकी है। क्योंकि एक तरफ व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चलती हैं, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एक बंदूकधारी को मार गिराती है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं और दूसरी तरफ उसी समय ट्रंप मिडिल ईस्ट में एक नई राजनीतिक चाल चलते दिखाई देते हैं। एक तरफ अमेरिका की सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में फायरिंग होती है, तो दूसरी तरफ ट्रंप फोन उठाकर मुस्लिम देशों से कहते हैं ईरान से समझौते के बाद अब्राहम अकॉर्ड साइन कीजिए। यानी सवाल सिर्फ गोलीबारी का नहीं है, सवाल उस बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का है जो शायद मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल सकती है। दरअसल व्हाइट हाउस के बाहर हुई इस गोलीबारी ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस चेक पॉइंट पर एक बंदूकधारी ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया, लेकिन इस पूरी घटना ने वॉशिंगटन डीसी को हिलाकर रख दिया। व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद पत्रकारों ने लगातार गोलियों की आवाजें सुनने की बात कही। उन्हें तुरंत प्रेस ब्रीफिंग रूम के अंदर शरण लेने को कहा गया। कुछ देर के लिए पूरे इलाके को लॉकडाउन जैसी स्थिति में डाल दिया गया। जिस शख्स की पहचान नासिर बेस्ट के रूप में हुई, उसके बारे में कहा गया था कि वो मानसिक रूप से परेशान था और पहले भी कई बार व्हाइट हाउस के आसपास घूमता देखा गया था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उस पर पहले से व्हाइट हाउस से दूर रहने का आदेश था, लेकिन उसने इस आदेश का उल्लंघन किया। और फिर इस घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि बंदूकधारी का हिंसक इतिहास था और संभवतः उसे व्हाइट हाउस से जुनून था। लेकिन असली कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस घटना के बाद ट्रंप जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और व्हाइट हाउस की सुरक्षा पर जोर देते दिखाई दिए, उन्होंने राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू कर दी। क्योंकि ये गोलीबारी ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका पहले से बेहद तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल से गुजर रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ी एक और घटना सामने आई थी। ऐसे में व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चलना सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। आइए विस्तार से समझने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी मोनिका के पास। अब एक नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग्स पर। ट्रंप ने की है वर्ल्ड वॉर की तैयारी, 12 घंटे बाद ईरान पर होगा हमला। ट्रंप ने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें कि किस तरीके से ये जो तमाम घटनाक्रम है आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका में व्हाइट हाउस पर अटैक की खबर भी आई है। व्हाइट हाउस के बाद 30 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हो गया है। ईरान ने कुछ दिन पहले दी थी ट्रंप की सुपारी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे कि ये जो अटैक हुआ है, ये जो गोलियां चली हैं, क्या ये ईरान समर्थित है? क्या डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर थे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश थी? अब सोशल मीडिया पर ट्रंप के पोस्ट से भी खलबली मची हुई है, हलचल मची हुई है। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी कब्जे का दावा कर दिया है। तस्वीर भी सामने आई क्योंकि पोस्ट है, अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा दिखाया ईरान को। इसके मायने क्या है? मिडिल ईस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स, ये ट्रंप ने दावा किया। आपको पोस्ट भी बाकायदा दिखाएंगे। इसके साथ देखिए, ईरान ने अमेरिका की ईमानदारी पर सवाल उठा दिए। अमेरिका बातचीत में ईमानदार नहीं है, ये गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। ईरान अपने अधिकारों पर समझौता नहीं करेगा। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है कि आपस में विश्वास बहाली नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। ईरान आखिरी सांस तक अधिकारों के लिए लड़ेगा, इस बात का जिक्र ईरान लगातार करता आ रहा है, लेकिन वो विश्वास बहाली नजर नहीं आती है। यहाँ पर गालिबाफ ने इस बात का फिर जिक्र किया कि अमेरिका जो कहता है वो करता नहीं है। अमेरिका बातचीत में ईमानदार नहीं है, अमेरिका विश्वसनीय नहीं है, ये कहा। यानी कि अमेरिका की ईमानदारी पर सवाल उठा दिए। और ये जो पोस्ट है, अमेरिका कब्जे का जो दावा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, इसके क्या मायने? एक तरफ आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के पोस्ट साझा कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? और यही बड़ा रीजन है कि विश्वास नहीं हो पा रहा है ईरान को आप पर। इनफैक्ट ईरान को क्या, किसी को भी नहीं हो पा रहा। अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा दिखाया ईरान। क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ईरान पर अमेरिका कब्जा कर लेगा? अब अगर आपकी नीयत इस तरह की है और अगर आपके एक्शंस इस तरह के, तो कैसे ईरान आप पर विश्वास कर ले? ये बहुत बड़ा सवाल जो है उठता है। और इसी बीच ट्रंप ने जिस तरह मिडिल ईस्ट को लेकर नई सक्रियता दिखाई है, उसने इस पूरी कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है।
क्योंकि गोलीबारी के कुछ ही घंटों बाद खबरें सामने आने लगी कि ट्रंप ने अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन, इन सभी देशों के नेताओं से ट्रंप से बात की। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? ईरान से समझौते के बाद अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाइए। यानी एक तरफ अमेरिका के अंदर सुरक्षा संकट की तस्वीरें तो दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में डिप्लोमेटिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ समझना जरूरी है कि आखिर अब्राहम अकॉर्ड इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। साल 2020 में शुरू हुआ ये समझौता ट्रंप की सबसे महत्वाकांक्षी फॉरेन पॉलिसी प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। इसका मकसद था इजराइल और अरब देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाना। यूएई और बहरीन सबसे पहले इसमें शामिल हुए। इसके बाद अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब जैसे बड़े मुस्लिम देश भी इजराइल को औपचारिक मान्यता दें। लेकिन गाजा युद्ध और मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद ये प्रक्रिया धीमी पड़ गई। अब ट्रंप फिर से उसी परियोजना को रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ट्रंप ये सब ऐसे समय पर कर रहे हैं जब ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की चर्चा तेज है। यानी अगर ईरान के साथ तनाव कम होता है तो अमेरिका चाहता है कि अरब देश इजराइल के साथ खुले तौर पर रिश्ते सामान्य करें। लेकिन यही सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन भी सामने आता है, क्योंकि जिन देशों से ट्रंप ये मांग कर रहे हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनके इजराइल के साथ अभी तक औपचारिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, ये सभी देश लंबे समय से फिलिस्तीन मुद्दे पर संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की ये पहल मुस्लिम दुनिया को असहज करती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ट्रंप ने फोन पर मुस्लिम नेताओं से कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बाद अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाइए, तो कुछ देर के लिए फोन लाइन पर सन्नाटा छा गया। यानी नेताओं को समझ ही नहीं आया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति इतनी आसान नहीं है। यहाँ हर फैसला सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि धार्मिक, राजनीति और जन भावनाओं से भी जुड़ा होता है। सऊदी अरब अगर इजराइल के साथ खुलकर समझौता करता है तो उसका असर पूरी मुस्लिम दुनिया पर पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि वहाँ फिलिस्तीन को लेकर जनता की भावनाएं बेहद मजबूत है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप की ये पहल जितनी महत्वाकांक्षी दिखाई देती है उतनी ही जोखिम भरी भी नजर आती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्रंप इस वक्त इतना आक्रामक डिप्लोमेटिक पुश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग सिर्फ संयोग नहीं लगती। विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि ट्रंप खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो मिडल ईस्ट में हिस्टोरिक पीस आर्किटेक्चर बना सकता है। यानी एक तरफ ईरान के साथ समझौता तो दूसरी तरफ अरब देशों और इजराइल के बीच रिश्तों का सामान्यकरण, और तीसरी तरफ अमेरिका की रीजनल डोमिनेंस को फिर से मजबूत करना। लेकिन समस्या ये है कि जमीन पर हालात बिल्कुल अलग है। गाजा अभी भी जल रहा है, फिलिस्तीन मुद्दा अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है, और मुस्लिम दुनिया के अंदर इजराइल को लेकर गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि इतिहास गवाह है, मिडल ईस्ट में जब भी कोई बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट हुआ है उसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों, वैश्विक सुरक्षा और महाशक्तियों की राजनीति तक पहुंचा है। अगर ट्रंप अपने मिशन में सफल होते हैं तो ये सिर्फ एक समझौता नहीं होगा, बल्कि मिडल ईस्ट के लिए नए राजनीतिक नक्शे की शुरुआत मानी जाएगी। एक ऐसा नक्शा जहां अमेरिका फिर से खुद को पीस ब्रोकर के रूप में पेश करेगा, इजराइल को क्षेत्रीय स्वीकार्यता मिलेगी और अरब देशों की रणनीति पूरी तरह बदलती दिखाई दे सकती है। अगर ये दांव उल्टा पड़ता है तो इसके गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन का मुद्दा अभी भी जिंदा है, गाजा की तबाही अभी भी मुस्लिम दुनिया के गुस्से को शांत नहीं कर पाई है, और ईरान अभी भी खुद को मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस पावर के रूप में पेश कर रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका बहुत तेजी से नॉर्मलाइजेशन पुश करता है तो मिडल ईस्ट के अंदर नई राजनीतिक दरारें पैदा हो सकती हैं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ट्रंप की रणनीति सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध अमेरिकी घरेलू राजनीति से भी है, क्योंकि अमेरिका में चुनावी माहौल लगातार गर्म हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, और ट्रंप खुद को एक ऐसे मजबूत नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो एक तरफ अमेरिका की सुरक्षा संभाल सकता है
और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे जटिल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को भी मैनेज कर सकता है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी और मिडिल ईस्ट में ट्रंप की डिप्लोमेटिक सक्रियता, इन दोनों घटनाओं को अब अलग अलग नहीं देखा जा रहा। एक तरफ अमेरिका के अंदर असुरक्षा, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में नई रणनीतिक चालें। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश भी है कि आने वाले महीनों में दुनिया सिर्फ युद्ध नहीं देखेगी, बल्कि डिप्लोमेसी, प्रेशर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक लेवरेज और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस का एक नया दौर भी देखने वाली है। अब नजर टिकी है वॉशिंगटन पर, तेहरान पर, तेल अवीव पर, रियाद पर और उन बंद कमरों पर, जहां आने वाले दिनों में ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस समय ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति की नई तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समय दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञ एक और बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो खतरा है साइलेंट पोलराइजेशन, यानी दुनिया धीरे धीरे दो अलग जियोपॉलिटिकल कैंप्स में बंटती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके करीबी सहयोगी, तो दूसरी तरफ ईरान, उसके समर्थक गुट और वो ताकतें जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देना चाहती हैं। यही वजह है कि अब अगर हर डिप्लोमेटिक मूव सिर्फ शांति की कोशिश नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस की लड़ाई भी बन चुकी है। अगर सऊदी अरब जैसे बड़े मुस्लिम देश भविष्य में इजराइल के साथ खुलकर खड़े होते हैं तो ईरान के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक सेटबैक माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रंप की पूरी मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी अधूरी मानी जा सकती है। और इसी बीच चीन और रूस भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी कंट्रोल का केंद्र भी है। दुनिया के बड़े तेल भंडार, समुद्री व्यापार मार्ग और स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसिस अब इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। इसलिए अमेरिका की हर चाल चीन और रूस के लिए भी एक जियोपॉलिटिकल संकेत बन जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस फिर से मजबूत करता है तो चीन की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और रूस की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग दोनों को चुनौती मिल सकती है। यानी ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और अरब देशों की नहीं बल्कि महाशक्तियों के ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा भी बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप इस पूरे मुद्दे को सिर्फ फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट नहीं बल्कि ग्लोबल लीडरशिप नैरेटिव की तरह पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर बढ़ती राजनीति हिस्सा भी चिंता बढ़ा रही है। व्हाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी ने ये साफ कर दिया कि अमेरिका के अंदर गुस्सा, ध्रुवीकरण और सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया की कट्टर बहसें, राजनीतिक थड़ेबंदी और नेताओं के खिलाफ बढ़ती आक्रामकता अब वास्तविक सुरक्षा संकट का रूप लेती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर नहीं बल्कि डोमेस्टिक थ्रेट एनवायरनमेंट पर भी फोकस बढ़ा रही है। और अगर आने वाले समय में चुनावी तनाव और बढ़ता है तो ऐसी घटनाएं अमेरिकी राजनीति को और ज्यादा अस्थिर कर सकती हैं। यानी तस्वीर बेहद जटिल है। एक तरफ व्हाइट हाउस की सुरक्षा, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी, तीसरी तरफ तेल और व्यापार की राजनीति और चौथी तरफ दुनिया की महाशक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप सच में मिडिल ईस्ट में नया इतिहास लिख पाएंगे या फिर डिप्लोमेटिक गैम्बल एक और बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की शुरुआत साबित होगा? क्योंकि दुनिया इस वक्त सिर्फ घटनाएं नहीं देख रही, दुनिया संकेत पढ़ रही है। एक बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था के, एक नए पावर स्ट्रगल के और उस भविष्य के जहां युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि अलायंसेस, इकोनॉमी, ऑयल, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी से भी लड़ी जाएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।